नमस्कार, आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेल्फी पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रही है। मोदी ने यह सेल्फी किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष के साथ नहीं ली, किसी फॉरेन कंट्री में भी यह सेल्फी नहीं खींची। मोदी ने यह सेल्फी श्रीनगर में डल झील के सामने कश्मीर की बेटियों के साथ ली है। मोदी की सेल्फी के चर्चे पाकिस्तान में भी हुए। हिंदुस्तान में बैठा मोदी विरोधी कैंप भी आज दिन भर इस सेल्फी पर ही रिएक्ट करता रहा। सवाल है कि मोदी ने मोबाइल से सेल्फी खींचकर आखिर ऐसा क्या मैसेज दिया। आज 21 जून है, यानी कि इंटरनेशनल योगा डे। भारत सहित दुनिया के 170 से ज्यादा देशों में योगा डे सेलिब्रेट किया गया, लेकिन मोदी ने आज योग के आसन के साथ साथ इशारों ही इशारों में पाकिस्तान को वार्न भी कर दिया है। देश के भीतर बैठे अपने सियासी विरोधियों के इकोसिस्टम को एक्सपोज कर दिया। नरेंद्र मोदी ने आज एक लाइन कही, ध्यान से सुनो, तुम्हारा ध्यान किधर है। प्रधानमंत्री ने ये शब्द क्यों इस्तेमाल किए, किसके लिए किए और मोदी किस नए प्लान पर काम कर रहे हैं, इस रिपोर्ट से समझिए। ध्यान से सुनो। अरे तुम्हारा ध्यान कहां है? ध्यान से सुनो। अरे तुम्हारा ध्यान कहां है? मोदी ने ध्यान लगाया, क्या बताया? ध्यान से सुनो। अरे तुम्हारा ध्यान कहां है? मोदी ने यह कहकर क्या समझाया, किसे समझाया, मैसेज कहां पहुंचाया? प्रधानमंत्री का स्पेशल डे कैसे शुरू हुआ? नरेंद्र मोदी के सामने क्या क्या हुआ? पहली तस्वीर देखिए। नरेंद्र मोदी ने खुद सेल्फी ली, अपनी नहीं, अपने साथ पीछे खड़ी मुस्लिम महिलाओं की विश पूरी की। दूसरी तस्वीर देखिए। मोदी के हाथ में मोबाइल फोन और मोदी के पीछे खड़ी मुस्लिम महिलाओं का जोश। तीसरी तस्वीर देखिए, चौथी तस्वीर देखिए, पांचवी तस्वीर देखिए। क्या कभी कोई सोच सकता था कि एक दिन ऐसा आएगा जब हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री श्रीनगर में डल झील के सामने योग भी करेगा और कश्मीर की बेटियों के साथ सेल्फी भी लेगा? लेकिन अब ऐसा हुआ है। मोदी के तीसरे टर्म में कश्मीर का मिजाज बदला बदला दिख रहा है और ये सब मोदी की नीतियों की वजह से मुमकिन हुआ है। नरेंद्र मोदी का इस अंदाज में सेल्फी लेना, कश्मीर के लोगों से इंटरैक्ट करना, इसके पीछे एक मैसेजिंग है। मोदी ने कश्मीर के हवाले से यह मैसेज पाकिस्तान को दिया है। मोदी ने मुस्लिम महिलाओं के साथ सेल्फी लेकर एक मैसेज देश के भीतर मौजूद अपने सियासी दुश्मनों को भी दिया है। मोदी ने कश्मीर घाटी में इंटरनेशनल योग दिवस का इवेंट कर एक मैसेज उन विदेशी ताकतों को दिया है जो नहीं चाहती थी कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने। 4 जून के बाद से ही पूरी दुनिया में एक बात फैलाई जा रही है कि मोदी तो हार गए। जानबूझकर कहानी यह बनाई जा रही है कि मोदी का जादू खत्म हो गया, मोदी की पॉपुलैरिटी खत्म हो गई। प्री प्लान्ड स्क्रिप्ट के तहत हेडलाइन बनाई जा रही है कि हिंदुस्तान तो मोदी के खिलाफ हो गया। एंटी मोदी गैंग की यह साजिश उस स्ट्रेटेजी का हिस्सा है जिसमें वो ये नैरेटिव बनाना चाहते हैं कि मुसलमानों ने मोदी को वोट नहीं दिया, कश्मीर ने मोदी को रिजेक्ट कर दिया, देश ने मोदी को सेलेक्ट नहीं किया, ये हो गया, वो हो गया। मगर सच क्या है? सच ये है कि ग्लोबल स्टेज पर नरेंद्र मोदी की अप्रूवल रेटिंग इस वक्त भी 70% है। एक पोस्ट पोल सर्वे के मुताबिक सच ये है कि 24 के चुनाव में प्रधानमंत्री पद के लिए 41% लोगों की पसंद मोदी ही थे। पीयू रिसर्च के लेटेस्ट सर्वे के मुताबिक सच ये है कि भारत के 77% लोग अभी भी मानते हैं कि भारत में लोकतंत्र में कोई दिक्कत नहीं है। और भारत के लोकतंत्र की ताकत देखनी हो तो मोदी के विरोधी श्रीनगर में प्रधानमंत्री के वेलकम का ये वीडियो देख लें, ऑडियो सुन लें, बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। कश्मीर घाटी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जरिए मोदी ने वर्ल्ड स्टेज पर भारत की कौन सी ताकत दिखाई है?
डिटेल आगे देंगे। पहले ये समझिए कि इन तस्वीरों को देखकर सबसे ज्यादा परेशानी किसे हो रही है, सबसे ज्यादा तकलीफ किसे हो रही है। नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर की खुली फिजाओं में वहां की महिलाओं के साथ सेल्फी ली और मोदी के प्रति कश्मीर के इस लगाव को देखकर सबसे ज्यादा जलन एलओसी के उस पार पाकिस्तान में दिखी। वहां क्या क्या हुआ, कैसे रिएक्शंस दिखाई दिए, पहले आपको ये दिखाते हैं। नरेंद्र मोदी जो है वो कश्मीर पहुंचते हैं। एक तरफ वो जाते हैं कि कश्मीर जाते नहीं है, वो कश्मीर में इलेक्शन नहीं लड़ रहे, दूसरी तरफ वो कश्मीर पहुंच गए हैं। अभी वो जनाब यूथ को एम्पावर करने के प्रोजेक्ट लेके जा रहे हैं। अभी वो कह रहे हैं जी हमने जम्मू एंड कश्मीर को ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है जी। शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर जो है वहाँ पे ये एक इवेंट होना है श्रीनगर के अंदर, और सुनने में आ रहा है कि मल्टी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लॉन्च करने जा रहे हैं। एग्रीकल्चर में बहुत सारे इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं, अभी वो समझते हैं कि अभी वहाँ जाना ज़रूरी है। यू हैव टू विन हार्ट्स एंड माइंड्स। लेकिन नरेंद्र मोदी के पास इतना कुछ है कश्मीरियों को देने को, याद रखें। और एक तरफ पाकिस्तान में कश्मीर में आप देखें मामलात इस तरह हैं कि वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अ प्राइम मिनिस्टर विल इनॉग्रेट 6 डिग्री कॉलेज। प्राइम मिनिस्टर का डिग्री कॉलेज इनॉग्रेट करने का क्या काम बनता है? लेकिन नरेंद्र मोदी पर्सनल टच देना चाहते हैं, याद रखिए। वो पर्सनल टच देना वो समझते हैं ज़रूरी है। अगर हमने ये पर्सनल टच ना दिया और हमने ये चीज़ें ना की तो वो समझते हैं कि ये बहुत ज़्यादा गैप आ जाएगा। सो कॉलेज भी अगर वहाँ पे इफ्तिताह करना चाह रहे हैं, मोदी साहब करने जा रहे हैं, दे वांट टू गिव अ मैसेज टू यंग गर्ल्स एंड बॉयज़ कि नरेंद्र मोदी ट्रांसफॉर्म कर सकता है कश्मीर को। जिस वक्त नरेंद्र मोदी कश्मीर में थे उस वक्त धड़कनें मोदी के सियासी दुश्मनों की भी बढ़ी हुई थी और सीमा के उस पार भी टेंशन बढ़ी हुई थी। और इसका अंदाजा आप पाकिस्तान में गूगल ट्रेंड्स के इस ग्राफ से लगा सकते हैं, जहां इस्लामाबाद से लेकर सिंध और पंजाब प्रांत तक, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर तक मोदी और कश्मीर को ही सर्च किया जा रहा था। और इसकी वजह मोदी की वो बात थी जो उन्होंने श्रीनगर में खड़े होकर कही, कश्मीरियों के बीच कही। नरेंद्र मोदी की यह चेतावनी पाकिस्तान के लिए थी, पाकिस्तान के पाले हुए आतंकियों के लिए थी। अमन और इंसानियत के दुश्मनों को जम्मू कश्मीर की तरक्की पसंद नहीं है। आज वो आखिरी कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का विकास रुक सके, यहां अमन चैन स्थापित न हो। हाल ही में जो आतंकी वारदातें हुई हैं, उन्हें सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया है। गृह मंत्री जी ने जम्मू कश्मीर प्रशासन के साथ मिलकर सारी व्यवस्थाओं को रिव्यू किया है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को सबक सिखाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। 4 जून के नतीजों के बाद 9 जून को मोदी की शपथ के बाद प्रधानमंत्री की कश्मीर वाली ये तस्वीरें देश के भीतर सियासी हलकों में हलचल बढ़ा रही हैं, तो एलओसी के उस पार पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ा रही हैं। सवाल है, मोदी के कश्मीर दौरे से पाकिस्तान इतना डरा डरा सहमा सहमा क्यों है? क्या मोदी कुछ बड़ा प्लान करके कश्मीर पहुंचे हैं? क्या मोदी का यह प्लान पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है? पहले आपको इसी सवाल का जवाब देते हैं। नरेंद्र मोदी आखिरी बार 7 मार्च को श्रीनगर पहुंचे थे। धारा 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर घाटी में वो मोदी का पहला दौरा था और इस बार मोदी 106 दिन के अंदर दूसरी बार घाटी पहुंचे। अब की बार मोदी जम्मू कश्मीर के लिए 1500 करोड़ रुपए के 84 डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स और एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए 1800 करोड़ रुपए का तोहफा लेकर पहुंचे। यानी एक तरफ हिंदुस्तान है, मोदी है, जो जम्मू कश्मीर को दुनिया में सबसे सॉट आफ्टर यानी डिमांड वाले डेस्टिनेशन के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है, जो न सिर्फ दाने दाने को मोहताज है, बल्कि अब तो पाकिस्तान में ऐसी नौबत आ गई है कि वहां के लोग
कोल्ड ड्रिंक की बोतलें भी लूटने लगे हैं। मोदी के कश्मीर दौरे से पाकिस्तान में कितनी खलबली मची है, ये वीडियो आपको आगे दिखाएंगे, रिएक्शन भी सुनाएंगे। पहले यह समझना जरूरी है कि मोदी जम्मू कश्मीर को करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट्स के अलावा कौन सा तोहफा देने वाले हैं। इसका एक हिंट 2024 के चुनावों में जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा सीटों पर हुए वोटिंग पैटर्न में छिपा है। इस बार वोटिंग के मामले में जम्मू कश्मीर के लोगों ने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। ऊधमपुर में 68%, जम्मू में 72%, श्रीनगर में 39%, बारामूला में 59%, अनंतनाग राजौरी में 55% वोटिंग हुई। 35 साल में ऐसा पहली बार हुआ जब लोकसभा चुनावों में जम्मू कश्मीर में हाईएस्ट वोटर टर्नआउट रिकॉर्ड किया गया। कश्मीर घाटी में 2019 के मुकाबले 2024 में बिल्कुल नया ट्रेंड दिखा। कश्मीर घाटी की 3 सीटों पर 2019 में टोटल वोटर टर्नआउट था सिर्फ 19.16%, जो अब की बार 50.86% पर पहुंच गया, यानी करीब करीब 30% का जंप। नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के इसी पैटर्न को अब जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में देखना चाहते हैं। इसीलिए मोदी के कश्मीर विजिट को उनके शपथ के बाद इतना इंपॉर्टेंट कहा जा रहा है। मोदी उस वक्त कश्मीर घाटी पहुंचे जब जम्मू कश्मीर में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। जम्मू कश्मीर में आखिरी विधानसभा चुनाव 2014 में हुआ था। उसके बाद से जम्मू कश्मीर में कोई चुनाव नहीं हुआ, क्योंकि 87 सदस्यों वाली विधानसभा को 2018 में डिसॉल्व कर दिया गया था और तब से लेकर अब तक वहां गवर्नर रूल इम्पोज्ड है। 2018 में विधानसभा भंग होने के बाद ही 2019 में धारा 370 हटाई गई। जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में बांटा गया। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिए थे कि 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव कराए जाएं। मई 2022 में डिलिमिटेशन के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल 90 सीटें हो गई हैं, जिसमें 47 सीटें कश्मीर घाटी और 43 सीट जम्मू में हैं। इलेक्शन कमीशन जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने को लेकर तैयारियां कर रहा है और इस बीच यानी सितंबर 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले मोदी ने कश्मीर घाटी पहुंचकर वहां के लोगों को यह मैसेज दिया है कि वो चुनाव कराने को लेकर न सिर्फ कॉन्फिडेंट हैं, बल्कि जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए मोदी के पास और भी लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं। चाहे दिल की रही हो या फिर दिल्ली की, हर दूरी को मिटाने के लिए हम हर कोशिश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लोग लोकल लेवल पर अपने नुमाइंदे चुने, उनके जरिए आप समस्याओं के समाधान के रास्ते खोजें। इससे बेहतर और क्या होगा? इसलिए अब असेंबली इलेक्शन की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। वो समय दूर नहीं जब आप अपने वोट से जम्मू कश्मीर की नई गवर्नमेंट चुनेंगे। वो दिन भी जल्द आएगा जब जम्मू और कश्मीर फिर से राज्य के रूप में अपना फ्यूचर और बेहतर बनाएगा। कश्मीर घाटी के लोग 14 से पहले का वक्त भूल चुके हैं। वो अब नए वक्त में प्रवेश कर चुके हैं। एक ऐसा वक्त जिसमें पाकिस्तान के लिए ना तो कोई सिंपैथी है, ना ही घाटी के लोग अब पाकिस्तान के फेवर में बातें करते हैं। ये समझने के लिए 7 मार्च 2024 की तस्वीर याद कीजिए, जब मोदी को सुनने के लिए पूरी की पूरी घाटी एक लोकेशन पर इकट्ठा हो गई थी। आज भी बिल्कुल वैसा ही दृश्य दिखा है। पाकिस्तान इसीलिए इतना चिढ़ा है क्योंकि नए भारत के नए कश्मीर ने पाकिस्तान को पूरी तरह से डिसओन कर दिया है और अब तो पाकिस्तानी भी ऑन कैमरा कहने लगे हैं कि उधर वाले इधर नहीं आएंगे, इधर वाले ही उधर चले जाएंगे। जो मेरा माइंड है ना, जितना इंडिया डेवलप और तरक्की याफ्ता मुल्क बन चुका है,
अगर आप अपने मुल्क की भी सरहदें खोल देंगे ना, वहाँ पहुँच जाएगी नेशनैलिटी लेने के लिए। और पाकिस्तानी अवाम इंडिया की नेशनैलिटी लेने के लिए पहुंच जाएगी। मतलब यहाँ पे इतनी डिसअपॉइंटमेंट है। अगर हम अपने इस साइड के आज़ाद कश्मीर की बात करें, 11 मई को जो हुआ, सस्ती बिजली के लिए, सस्ते आटे के लिए 20 से ज़्यादा कश्मीरी को जो गोली खाना पड़ी, शहादतें हुई। तो अगर हम टेक्निकली बात करें या लॉजिकल बात करें तो वहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल और यहाँ के लोगों के लाइफस्टाइल में वाजिया फ़र्क हमें देख रहा है, और उनकी पॉलिसीज़ वहाँ के लोगों को खुश कर रही है, जबकि हमारे कश्मीरी वाले अपने आप को बेहतर लाइफ देने के लिए रोडों पे निकलना पड़ता है, स्ट्राइक करना पड़ता है। तो इस लॉजिक को आप कैसे देखती हैं? हमने कश्मीरियों के लिए कुछ नहीं किया। ये चीज़ आज से 50 साल पहले हमें हमारे पैदा होने से पहले ठीक हो जानी चाहिए थी। मोदी जी कहते हैं और उनके सीएम कहते हैं हम 6 महीनों में पाकिस्तान से कश्मीर ले लेंगे। अब उन्होंने ये बात क्या सोच के कही होगी? यही हमारे हालात सोच के, हमारे हालात देख के उन्होंने ये बात की है कि हम ले लेंगे। बचपन से सुनते आए हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आज जम्मू कश्मीर के लोग कह रहे हैं कश्मीर बनेगा हिंदुस्तान, कश्मीर बनेगा हिंदुस्तान। अगर इकोनॉमी वाइज देखा जाए तो पाकिस्तान अब बहुत लैग कर रहा है। अच्छा, पाकिस्तान हर शोबे के अंदर लैग कर रहा है और इंडिया इस वक्त बहुत ज़्यादा आगे चला गया। ठीक हो गया। तो अगर हम पूरे पाकिस्तान को एज अ होल देखें तो मुझे तो यही लगता है कि अब जो कश्मीर की आवाम जो इंडिया से रिलेटेड है, उन्हें इंडिया के साथ ही रहना बेहतर है, क्योंकि उनका फ्यूचर अब ज़्यादा सिक्योर उस तरफ है। मैं सिर्फ ये आखिरी एक बात करूँगा जो कि मेरे बड़े दिल की बात है। जी ज़रूर। अब आपकी फॉरेन पॉलिसी जो है अगर कश्मीर के इर्द गिर्द घूमती रहेगी तो पाकिस्तान कभी भी तरक्की नहीं कर सकेगा। अगर फॉर एग्जांपल एक इन्वायरमेंट का किसी इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई डिस्कशन है इंटरनेशनल फोरम के ऊपर, तो ये इन्वायरमेंट को छोड़ के कश्मीर करते रहते हैं। वो करंट टॉपिक भी नहीं हाईलाइट होता और कश्मीर भी नहीं मिलता। अगर इतना ताकत थी तो कश्मीर ले लेते। तो मैं इस चीज़ को ऐसे ही कंसाइज करूँगा और इस चीज़ को एंड करूँगा कि मेरे ख्याल से कश्मीर को अब इंडिया का पार्ट ही रहना चाहिए। इन्हें अपने कश्मीर की फिक्र करनी चाहिए, अपने लोगों की फिक्र करनी चाहिए। ये नहीं कि जो एक चीज़ इम्पॉसिबल है वो। प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर में टफ टॉक करके पाकिस्तान को भी चेतावनी दी और योग विद सेल्फी वाली पोज देकर भारत की सॉफ्ट पावर वाली छवि भी देश और दुनिया में प्रचारित की। योग के आसन करते मोदी की ये तस्वीरें उनके खुद के डेली रूटीन का हिस्सा हैं, लेकिन मोदी ने अपने कार्यकाल में इसे ग्लोबल इवेंट बना दिया। आज की तारीख में दुनिया के 170 से ज्यादा देशों में इंटरनेशनल योग दिवस मनाया जाता है और ये मोदी की बदौलत ही मुमकिन हुआ। प्रधानमंत्री ने खुद कभी इसका क्रेडिट नहीं लिया, भारत की सॉफ्ट पावर वाली छवि को ही दुनिया में प्रोजेक्ट किया। 2024 में दुनिया के 193 देशों के ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स में भारत इस वक्त भी 29वें पायदान पर है। भारत 2023 के मुकाबले 2024 में ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स में एक स्थान नीचे जरूर आया है, लेकिन विश्व में भारत की सॉफ्ट पावर वाली इमेज आज भी काफी प्रभावशाली है और इसकी एक बहुत बड़ी वजह प्रधानमंत्री मोदी ही हैं। मोदी ने योग को भारत तक सीमित नहीं रखा, उसे ग्लोबल बनाया, लेकिन भारत में मौजूद मोदी के सियासी दुश्मनों को यह भी रास नहीं आया। कांग्रेस का कोई बड़ा नेता शुक्रवार को योग करता नजर नहीं आया। जानते हैं क्यों? क्योंकि योग को इंटरनेशनल फेम मोदी ने दिलाया, दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ाया। मोदी से नफरत करने वाले भला ये कैसे पसंद कर सकते हैं? मैं विश्व में हर जगह जितने भी ग्लोबल लीडर से मिलता हूं, जहां भी जाता हूं, शायद ही कोई एक आध मिल जाएगा जो मेरे से योग की बात न की। दुनिया के सभी वरिष्ठ नेता जब भी मौका मिलता है मेरे से योग की चर्चा जरूर करते हैं और बड़ी जिज्ञासा से सवाल पूछते हैं। मोदी के देशी और विदेशी दुश्मनों का काम सिर्फ उन्हें दिन रात कोसते रहना है, फॉल्स नैरेटिव बनाकर हर रोज झूठ परोसना है। मोदी को इससे फर्क नहीं पड़ता। मोदी इंटरनेशनल योग दिवस को स्पेशल बनाना भी जानते हैं और विरोधियों को कैसे चुप कराना है ये अपने एक्शन से दिखाते हैं।
मोदी विरोधी किसी भी नेता, किसी भी पार्टी की आप टाइमलाइन देखिए, उसमें नीट पेपर लीक ही छाया हुआ उनकी टाइमलाइन में आपको नजर आएगा। आज जब इंटरनेशनल योग दिवस मनाया जा रहा था, तब राहुल गांधी की पार्टी नीट पर विरोध प्रदर्शन कर रही थी। आम आदमी पार्टी ने भी पेपर लीक को मुद्दा बनाया हुआ है। मोदी सरकार 3.0 के खिलाफ ये पहला मोर्चा है जिसको लीड राहुल गांधी कर रहे हैं। 24 के चुनाव में इंडी गठबंधन को अच्छे नंबर्स मिले। अब पॉलिटिकल इम्तिहान महाराष्ट्र और हरियाणा का है। राहुल गांधी अब मेरिट से पास होना इस बार चाह रहे हैं। पूरा माजरा क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए आप खुद ही समझिए। पेपर लीक में एनटीए पर बड़ी साजिश का डाउट। मोदी सरकार पर राहुल की पार्टी का शाउट। ऑल इंडिया नीट का पॉलिटिकल पर्चा आउट। कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी जी ने यूक्रेन की लड़ाई रोक दी थी। मतलब एक ऑर्डर देके जो रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही थी उसको रोक दिया था, ब्रेक लगा दी थी। इजराइल और गाजा के बीच में जो लड़ाई चल रही थी उसको भी नरेंद्र मोदी जी ने रोक दिया था। मगर किसी ना किसी कारण जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। जिस आक्रामक तेवर में राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उससे ही अंदाजा लग गया था कि राहुल नीट पर मोदी को तो क्लीन चिट किसी भी कीमत पर देने वाले नहीं हैं। एनटीए, नीट और नेट पर मोदी को पॉलिटिकली बहुत ज्यादा वो डेंट करने वाले हैं। राहुल ने जो ट्रेलर दिखाया था, कांग्रेस ने पूरी पिक्चर आज देश में दिखा दी। दिल्ली से लेकर लखनऊ, पटना, रांची, मुंबई, बेंगलुरु, चंडीगढ़, जयपुर, जम्मू में कांग्रेस ने जमकर प्रदर्शन किया। देश का कोई भी ऐसा बड़ा शहर नहीं है जहां नीट और नेट एग्जाम में धांधली के मुद्दे को लेकर कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ता सड़क पर नहीं उतरे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस बात का भी अंदाजा है कि बात बहुत आगे निकल चुकी है और एनटीए के टेस्ट कराने के सिस्टम में ही झोल है। इसीलिए पहले दिन तो उन्होंने एनटीए को क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन जब मामला उन्हें समझ में आया, धर्मेंद्र प्रधान उस दिन को लेकर सफाई देने लगे। ये मामला जो सामने आया तो जो आपका शुरुआती रिएक्शन था उसमें ये था कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। क्या अधिकारियों ने आपको गलत तरीके से ब्रीफ किया? उस दिन विषय था ग्रेस मार्क की। मैं उस दिन पहले दिन जाके विभाग को कामकाज संभालने के लिए पहुंचा था। उसी दिन आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी दिया था कि विभाग ने जो एनटीए ने जो सुझाव दिया है कि री एग्जामिनेशन की, उसको सुप्रीम कोर्ट ने एंडोर्स किया था। लेकिन बाद में ध्यान में आया कि इसके उपरांत कुछ जगह पे और गड़बड़ियों की ध्यान में आई, जो अंततः फाइनली पटना के आसपास कहीं इस प्रकार की घटना ध्यान में आई है। बिहार पुलिस उसको संभाल भी लिया है। उसकी जो मूल गुनहगार है और जो समस्या है उसकी पैमाना कितना है, उसको बिहार पुलिस ने एक निर्णायक स्थिति तक ले जा रहा है। उस समय की जानकारी के ऊपर मैंने कुछ कहा था, लेकिन मैंने दूसरे ही दिन इसको कहा था कि कोई भी व्यक्ति हो उसको छोड़ा नहीं जाएगा और दोषियों को हम दंड भी देंगे, उनके ऊपर कार्रवाई भी होगा और कोई भी विद्यार्थी के हितों को अनदेखा नहीं किया जाएगा। मोदी सरकार नीट के मुद्दे पर बैकफुट पर है। राहुल गांधी एज पर हैं। राहुल गांधी को लगता है कि इस चुनाव में अग्निवीर और बेरोजगारी जैसे मुद्दों से युवा उनके साथ जुड़ा है। इसीलिए नीट और नेट धांधली के मुद्दे को वो गर्म रखना चाहते हैं। वो इसे जितना गर्म करेंगे, उनको लगता है कि वो मोदी का उतना वोट कम करेंगे। इसीलिए राहुल गांधी ने एग्जाम में धांधली का पॉलिटिकल पर्चा ऑल इंडिया लेवल पर आउट कर दिया। पहली तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली की है। दिल्ली की अलग अलग जगहों से कांग्रेस कार्यकर्ता हाथों में पोस्टर बैनर लिए बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया।
जमकर मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। तख्तियों पर सीधे नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा। नीट में हुई गड़बड़ी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौन क्यों हैं? केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। छात्रों के भविष्य के साथ मोदी सरकार ने खिलवाड़ किया है। नीट की परीक्षा को लेकर के कांग्रेस पार्टी दिल्ली में प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली में ही नहीं बल्कि देश भर में कांग्रेस पार्टी का आज प्रदर्शन चल रहा है। और देखिए किस तरह से दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ता भाजपा कार्यालय की तरफ मार्च कर रहे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें रोक लिया है। और देखिए किस तरह से जो कार्यकर्ता हैं साथ ही साथ पुलिस दोनों के बीच में झड़प होती हुई हमें नजर आ रही है। देखिए पुलिस किस तरह से कार्यकर्ताओं को डिटेन करती हुई नजर आ रही है हमें यहाँ पर। देखिए किस तरह से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनको गाड़ी में भर के डिटेन किया जा रहा है दिल्ली पुलिस द्वारा। कांग्रेस पार्टी ये मांग कर रही थी कि जो अनियमितताएं हुई हैं नीट परीक्षा में, नीट परीक्षा 2024 को रद्द करना चाहिए। एनटीए द्वारा ये परीक्षा दोबारा करानी चाहिए। एनटीए के जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ जांच करनी चाहिए और साथ ही साथ नीट की परीक्षा को कैंसिल करना चाहिए। ये सभी मांगे हैं कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस इस मुद्दे को किस लेवल तक लेकर जाना चाहती है, प्रदर्शन की ये तस्वीरें बता रही हैं। कुछ ही दिनों में संसद का कामकाज शुरू होने वाला है और कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हैं। इससे पहले ही कांग्रेस पॉलिटिकली बढ़त बनाए रखना चाहती है। धर्मेंद्र प्रधान जी ने तो पहले ये बयान दिया था ना कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ, कोई भ्रष्टाचार नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लगातार दबाव बनाना शुरू किया। राहुल गांधी जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं की, अपने घर में पेपर लीक के जो शिकार छात्र उनके अभिभावकों से मुलाकात भी की, विश्वास दिलाया कि न्याय की लड़ाई को हम लड़ेंगे। आज 21 जून को पूरे देश के अंदर कांग्रेस का कार्यकर्ता इस 30 लाख जो नीट और अंडर ग्रेजुएट और आपका यूजीसी नेट के एग्जाम में 40 लाख छात्रों के समर्थन में सड़कों पर है। और उसके बाद हम 24 तारीख को एनएसओ संसद का घेराव करेगा। संसद सत्र शुरू हो रहा है, चुना हुआ एक हमारा सांसद सदन के अंदर खड़ा होकर न्याय की बात करेगा। यहाँ बात पॉलिटिक्स की नहीं है। सवाल अगर उठ रहा है तो वो गलत नहीं है। नीट और नेट के छात्रों को मिला लिया जाए तो 31 लाख छात्रों के साथ देखा जाए तो धोखा हुआ है। कांग्रेस सड़क पर ऐसे नहीं उतरी है, मौका सरकार ने और एनटीए के लचर सिस्टम ने दिया है। कहानी नीट और नेट भर की नहीं है, एक के बाद एक पेपर लीक की लंबी लिस्ट है और सवाल एनटीए पर हैं। ये तस्वीर लखनऊ की है। कांग्रेस का मानना है कि यूपी में युवा इंडी के साथ इसीलिए जुड़े कि उन्होंने अग्निवीर और बेरोजगारी के मुद्दे को टॉप पर रखा, इसीलिए यहां भी कांग्रेस की तरफ से जोरदार प्रदर्शन हुआ। इस प्रोटेस्ट में यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी शामिल हुए। कांग्रेस का प्लान पार्टी दफ्तर से मार्च करते हुए विधान भवन पहुंचकर घेराव करने का था, लेकिन पुलिस ने पहले ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और बाकी नेताओं को डिटेन कर लिया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं और पुलिस के बीच झड़प भी देखने को मिली। पूरी तरीके से तानाशाही हो गई है, अपनी बात कहने का भी हमें मौका नहीं दे रहे। ये जबरदस्ती गिरफ्तार करके हम विधानसभा की तरफ जा रहे हैं, जबरदस्ती गिरफ्तार करके जेल भेज रहे हैं। पूरी तरीके से ये अत्याचार, अन्याय और गुजरातियों के हाथ में पूरा गिरवी रखा गया है। पूरी देश को इन्होंने बर्बाद कर दिया। आज आपने देखा जो सिपाही भर्ती में भी एक कंपनी आई, वो गुजरात की आई है, जिसको ब्लैकलिस्ट किया गया है। वो पूरी तरीके से ये गुजरात के लोग पूरे देश को बर्बाद कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने एनडीए को यूपी के बाद सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में डेंट किया है। कांग्रेस यहां भी नीट में धांधली को लेकर जबरदस्त विरोध कर रही है। रणनीति के तहत कांग्रेस उन राज्यों पर सबसे ज्यादा इस मुद्दे को फोकस कर रही है जहां उसे युवाओं का साथ मिला है, इसीलिए वो नीट के मुद्दे से फायदे की उम्मीद भी कर रही है। इसी बात से समझ सकते हैं कि जो स्क्रिप्ट राहुल गांधी ने लिखी थी उसी स्क्रिप्ट को कांग्रेस हर जगह पढ़ रही है।
नीट की परीक्षा में जिस तरह से बिहार में पेपर लीक हुआ है, लोग पकड़े गए हैं, लोगों ने कबूला है कि लीक हुआ है, कैसे लीक हुआ है, और इसका केंद्र बिंदु गुजरात और मध्य प्रदेश और बिहार बना हुआ है। महाराष्ट्र में भी बहुत सारी संस्थाएं इस तरह से हैं, काम कर रही हैं। तो राहुल गांधी जी, कांग्रेस के हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे जी, ये पिछले कई महीनों से मांग कर रहे हैं। तो ऐसा काला कानून, ऐसा भ्रष्टाचार पैदा करने वाला नीट का कायदा, उसको रद्द करना चाहिए, ये हम लोगों की मांग है। चाहे वो भाई जगताप हो, चरण सिंह सापरा हो, नसीम खान हो, वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। हालांकि प्रोटेस्टर्स की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, मुट्ठी भर प्रोटेस्टर्स हैं, लेकिन कांग्रेस पूरे देश में इस तरीके से प्रोटेस्ट कर रही है और ये मांग कर रही है कि नीट की जो परीक्षा है उसे दोबारा कराया जाए। मोदी सरकार के लिए नीट और नेट की धांधली का कांटा आने वाली सियासत के लिए बहुत बड़ा है। ये मुश्किल कितनी बड़ी है, इसी से समझ सकते हैं कि ये मामला सीधे युवा वोट से जुड़ा हुआ है। ये कितना फायदा दे सकता है, ये विपक्ष भी समझ रहा है। महाविकास अघाड़ी के नेता इसे अभी से हवा देनी शुरू कर दी है। आदित्य ठाकरे आज मीडिया के सामने आए, नीट धांधली से महाराष्ट्र में MHCET परीक्षा का मामला उठा दिया। कहा कि महाराष्ट्र में नीट की तरह ही CET में भी घपला हुआ है। यहाँ महाराष्ट्र में MHCET जो एंट्रेंस एग्जाम होती है, उसका भी ऐसे ही कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घोटाला दिख रहा है। हमारी ये मांग नहीं है कि इसमें री एग्जाम हो, किसी की भी मांग नहीं है री एग्जाम हो, लेकिन ये MHCET लगभग 24 बैच में ली गई, एक पेपर 24 बैच में किया गया। उसमें भी रिजल्ट्स अगर आप देखें तो रिजल्ट्स के पहले ही जो बच्चों ने, विद्यार्थियों ने ऑब्जेक्शन लिए है, 1425 ऑब्जेक्शन है। हर ऑब्जेक्शन के लिए 1000 रुपये लिए जाते हैं। अगर आपने देखा होगा तो इस पेपर में इंग्लिश हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, लगभग बायोलॉजी हो, 54 गलतियां हैं, मिस्टेक्स है, खामियां हैं इस पेपर में, और ये सब ग्रेस मार्क्स में दिए हैं उन्होंने। तो ये ग्रेस मार्क्स किसको मिले हैं, मिस्टेक्स किसने प्राप्त किए हैं? अगर आपने देखा होगा तो हमने ये भी मांग की है कि क्लैरिटी हो, सिर्फ परसेंटाइल में नहीं, तो मार्क्स किसको क्या मिले हैं, आंसर शीट मिले, आंसर शीट दिखाया जाए, पारदर्शिता हो। इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है या नेशनल सिक्योरिटी की बात है कि इसमें पारदर्शिता नहीं है? बात यही है, हम सिर्फ यही मांग रहे हैं कि किसको कितने मार्क्स मिले, कौन टॉपर है, क्या मेरिट है, ये बताओ। ऐसा नहीं है कि बीजेपी को नीट की धांधली की चुभन महसूस नहीं हो रही है। धर्मेंद्र प्रधान का बार बार मीडिया के सामने आना और ये कहना युवाओं के साथ कोई अन्याय नहीं होने देंगे, वो इस चुनौती को बता रहा है। अधिकारी दोषी हो या शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी दोषी हो, बड़े अधिकारी दोषी हो, क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है? निश्चित रूप में कोई भी व्यक्ति उसमें संश्लिष्ट रहेगा। देश की विद्यार्थियों के भविष्य के ऊपर, उनकी सुरक्षा के ऊपर कोई नहीं है, कोई संस्था नहीं है, कोई अधिकारी नहीं है, कोई नहीं है। समझ सकते हैं कि नीट की धांधली का मामला मोदी सरकार को किस कदर परेशान कर रहा है और आने वाले दिनों में ये कितनी बड़ी चुनौती भी बन सकती है, क्योंकि कांग्रेस ने तो इसे टॉप प्रायोरिटी का मुद्दा बना दिया है। प्रियंका गांधी के एक्स पर किए गए इस कमेंट से नीट धांधली के मसले का पॉलिटिकल टेम्परेचर नाप सकते हैं, जो कह रही हैं भाजपा राज में पेपर लीक राष्ट्रीय समस्या बन गया है। मुश्किल ये नहीं है, मुश्किल ये है कि जिस भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साधती थी, अब उसी पर उसे सफाई देनी पड़ रही है। एक विज्ञापन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आया था, जिसमें रूस और यूक्रेन, हमास और इजराइल की युद्ध रुकवाने की बात कही गई थी। वार रुकवा दी पापा। आज नौजवान पूछ रहे हैं पेपर लीक क्यों नहीं रुकवाए पापा। और ये पेपर लीक कोई 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख की बात नहीं है, ये हजारों करोड़ का घोटाला हुआ है। जब बिहार में मई महीने में FIR दर्ज हो गया, 4 लोगों की गिरफ्तारी हो गई, तब केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रधान जी का ये कहना कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ। तो सबसे पहले मांग तो ये है कि परीक्षा निरस्त होना चाहिए। दूसरा, जो NTA है उसके चेयरमैन को हटाया जाना चाहिए। तीसरा, शिक्षा मंत्री जो गोलमोल घुमा रहे हैं और तथ्यों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे बर्खास्त किया जाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के
देख रेख में इसकी जांच होनी चाहिए। नीट पेपर लीक का मुद्दा बिहार से उठा था। बिहार में भी ये बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बन गया है। कल तक बीजेपी के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा आरोपी सिकंदर का तेजस्वी के साथ लिंक वाला पर्चा आउट कर रहे थे। अब तेजस्वी आरोपी अमित आनंद और नीतीश कुमार का सम्राट चौधरी के साथ की तस्वीर दिखा रहे हैं। ये लोग जो किंग पिंग जो है पेपर लीक के, उन लोगों से इशू को डाइवर्ट करना चाहते हैं। जो अमित आनंद है, जो आपका नीतीश कुमार है, ये कौन लोग हैं? इनको क्यों बचाना चाहते हैं ये लोग? आज नहीं कल तो सब पता चल ही जाना है। अरे जो लोग मेरा नाम घसीटना चाहते हैं, मेरे पीए का घसीटना चाहते हैं, इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। अरे भाई, अगर कोई दोषी हो उसको बुला के पूछने में क्या दिक्कत है? बुलाए, गिरफ्तार करें, हमको क्या दिक्कत है? राज्य में सरकार उनकी, केंद्र में सरकार उनकी, जांच एजेंसियां उनकी। हम ही कहते हैं मुख्यमंत्री जी को बुला ले मेरे साइड को। अरे चाहे पीए हो, पीएस हो, कोई हो, बुला करके पूछताछ कर ले। जिस इंजीनियर की बात कर रहे हैं 21 में, यही लोग अर्बन डेवलपमेंट में लाए थे जल संसाधन से। थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए इन लोगों को। ये सबसे कुछ होने वाला नहीं है। देश की जनता जानती है, जब जब बीजेपी सत्ता में आती है तब तब पेपर लीक होता है। एक चीज समझिए, पॉलिटिकल तौर पर कोई मिला हो तो मिल सकता है, लेकिन एकदम स्पष्ट रहिए, मैं व्यक्तिगत संबंध किसी से नहीं हो सकता है। ये पूरी तरह जिस पर भी है, जिन लोगों ने भी गलत किया है, उस पर पूर्ण रूप से कार्रवाई करनी चाहिए।